मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कैसा है, जो 6 मेंबर एमपीसी अंडर आरबीआई है, ठीक है। तो एमपीसी का फुल फॉर्म है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो इसके अंडर जो है सो 6 मेंबर्स हैं, ठीक है, और ये आरबीआई के अंडर में आता है। इट प्रिपेयर्ड ऑन बाय मंथली बेसिस, यानी कि इसको जो है सो प्रिपेयर किया जाता है हर 2 महीने में। हर 2 महीने में ये माने नया-नया बनते रहता है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट जो एमपीसी कमेटी थी, पहली जो एमपीसी कमेटी थी वो थी 2016 में। उसके बाद ये क्या करने आई थी, टू डिटरमाइन पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, ठीक है। जो भी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट है उस पे जो है सो अपना काम करने आई थी। उसको माने कि वो कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये जो भी सूद वगैरह जो रहता है वो, ये कहने का मतलब है सिंपल उसी को यही डिसाइड करती है एमपीसी। टू एडजस्ट या कंट्रोल मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, यानी जो भी मनी सप्लाई है यानी महंगाई वगैरह है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए यही कमेटी जिम्मेदार है, जो कि आरबीआई के अंदर आता है। टू स्टेबल प्राइस एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी कि जो भी वो जो रहता है ना, $1 के बदले 90 रुपया मिलेगा या 1 यूरो के बदले इतना रुपया मिलेगा, तो ये जो एक्सचेंज रेट है ये भी यही डिसाइड करती है। अब हम लोग देख लेते हैं कैश रिजर्व रेशियो, दैट इज सीआरआर, कि सीआरआर क्या होता है। तो देखिए कैश रिजर्व रेशियो एक ऐसा चीज़ है कि कोई भी जो हम लोग का नॉर्मल बैंक्स है, तो वो बैंक क्या करती है, जो भी हम लोगों से पैसा लेती है उसका एक हिस्सा, एक परसेंटेज वो आरबीआई में जा करके जमा कर देती है, ठीक है। तो ये जो है सो एवरी बैंक केप्ट अ परसेंट ऑफ टोटल डिपॉजिट इन आरबीआई इन कैश, ठीक है, और कैश में उसको जमा रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट अभी का जो सीआरआर है वो है 4%। अच्छा, ये जो है सो चेंज होते रहता है, ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं, बिल्कुल रट नहीं लेना है। तो अभी वैसे आप लोग याद रख सकते हैं, बट ये थोड़ा बहुत मतलब चेंज होते रहता है। उसके बाद सीआरआर का क्या है कि कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है और कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ठीक है। तो यानी कि इसका ज़्यादा भी जमा कर सकती है और कम भी जमा कर सकती है। कोई भी इंटरेस्ट सीआरआर पे नहीं, मतलब जो भी सीआरआर डिपॉजिट हुआ, यानी जो भी बैंक पब्लिक से पैसा उठाई फिर उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई में जाकर के जमा की, तो वो जो भी पैसा जमा की है उस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यही है इसमें, नो इंटरेस्ट ऑन सीआरआर डिपॉजिट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अच्छा, इतना दिन से हम बोल रहे थे आप लोगों को कि आरबीआई जो है सो कंट्रोल करती है कि जो है सो इन्फ्लेशन वगैरह है ना, तो वो देख लेते हैं कि वो कैसे करती है कंट्रोल। तो जैसे मान लीजिए कि अगर सीआरआर अगर बढ़ जाता है, ठीक है, अभी जैसे प्रेजेंट सीआरआर है 4%, तो अब क्या होता है कि आरबीआई क्या करती है कि सीआरआर बढ़ा देती है, यानी कि अब क्या होगा कि अब जो है सो ज़्यादा कैश बैंक्स को आरबीआई में जमा रखने पड़ेंगे। तो जब ज़्यादा कैश जमा रखने पड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है कि बैंक जो है सो कम लोन दे सकेगा पब्लिक को। अब जब बैंक कम लोन दे सकेगा पब्लिक को तो इसका मतलब है कि मनी सप्लाई घट जाएगा। अब जब मनी सप्लाई घट जाएगा तो इसका मतलब है महंगाई भी घट जाएगा। तो मनी सप्लाई जब घटता है तो क्योंकि अब बैंक लोन देना कम कर दिया है, तो जिसकी वजह से मनी सप्लाई घट गया, यानी लोगों के पास पैसा आना कम हो गया है। तो जब पैसा आना कम हो गया तो इसका मतलब वो खर्च भी नहीं कर पाएंगे। जब खर्च भी नहीं कर पाएंगे तो सिंपल सी बात है भाई, महंगाई तो फिर गिरना ही है, नीचे आना ही है। तो बस ये एक ट्रिक है या फिर ये एक तरीका है जिससे आरबीआई जो है सो कंट्रोल करती है महंगाई को। अगर सीआरआर कम कर दिया जाए, यानी कि ये जो 4% है इससे भी कम कर दिया जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है बैंक्स को जो है सो कम पैसा जमा करना पड़ेगा आरबीआई में। और जब वहाँ पे कम पैसा जमा करना है इसका मतलब उसके पास ज़्यादा पैसा अवेलेबल है। अब जब ज़्यादा पैसा अवेलेबल है इसका मतलब बैंक ज़्यादा लोन दे सकती है, ज़्यादा लोन देगी यानी पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा आएगा, इसका मतलब है महंगाई बढ़ेगी। बस यही छोटा-सा सिंपल सा ये है, फंडा है। तो इसी के बदौलत वो लोग महंगाई घटा सकती है, बढ़ा सकती है।
बस यही चीज़ है। उसके बाद देखते हैं एसएलआर। एसएलआर दैट इज़ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसमें क्या है कि हर एक बैंक जो है सो अपने ही बैंक के लॉकर में या अपने ही बैंक के जो है सो अपने ही बैंक में जो भी पैसा आया है वो लोगों को मिला है उसका कुछ परसेंटेज जमा करके रखती है और ये वाला मैंडेटरी रहता है वैसे। तो एवरी बैंक केप्ट अ परसेंट ऑफ टोटल डिपॉजिट इन बैंक इन लिक्विड फॉर्म। अच्छा, इससे पहले जो हम लोग देखे अभी सीआरआर उसमें ये था कि आरबीआई में जमा रखना पड़ेगा कैश, ठीक है, और यहाँ पे है कि अपने बैंक में जमा रखना पड़ेगा, ठीक है, यानी वहाँ भी रखना है यहाँ भी रखना है। तो इसमें क्या क्या रखना है, तो लिक्विड यानी कि कैश रखना पड़ेगा, गोल्ड रखना पड़ेगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे आरबीआई रखता था अगर आपको याद हो तो। उसके बाद अभी का जो एसएलआर है यानी ये है 18%, यानी कि अभी जो है सो जितना भी पैसा वो लोग के पास आ रहा है, जितना भी डिपॉजिट अमाउंट आ रहा है उसका 18% वो लोग को रखना पड़ेगा, ठीक है। नो मिनिमम लिमिट ऑफ एसएलआर। एसएलआर का कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है कि 40% तक ही रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम नहीं है, यानी कि 18% से थोड़ा कम भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप ज़ीरो रख दें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इससे भी थोड़ा सा कंट्रोल होता है महंगाई वगैरह। एसएलआर अगर बढ़ेगा, यानी कि अगर मान लीजिए कि वो अपने ही मतलब बैंक में ज़्यादा पैसे को जमा करके रखती है, तो क्या होगा, लोन अमाउंट देना कम होगा, लोन अमाउंट देना कम होगा यानी मनी सप्लाई कम होगा, मनी सप्लाई कम होगा यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और इसी के अपोजिट किया जाए, यानी एसएलआर को अगर घटा दिया जाए तो लोन अमाउंट बढ़ेगा, यानी कि लोन अब ज़्यादा दे सकती है बैंक, ठीक है। लोन अब अगर ज़्यादा दे सकती है मतलब मनी सप्लाई भी बढ़ेगा, अब मनी सप्लाई भी बढ़ेगा यानी पब्लिक के बीच में ज़्यादा पैसा आएगा तो वो ज़्यादा खर्च करेगी यानी महंगाई फिर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग बैंक रेट। तो बैंक रेट वो होता है, इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन टू बैंक विदाउट कोलेटरल। यानी कि ये वो रेट है जिसमें कि आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है लंबे टर्म के लिए टू बैंक बिना किसी कोलेटरल के, यानी कि बैंक जो है आरबीआई जो है सो बैंक को लोन दे सकती है बिना कुछ गिरवी रखे हुए, यही है, ठीक है, उसी को बोलते हैं बैंक रेट, ठीक है। तो विदाउट कोलेटरल यानी बिना किसी चीज़ को अपने पास गिरवी रखे हुए वो लोन दे सकती है बैंक को, और वो भी लंबे टाइम तक। रेपो रेट, इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू बैंक अगेंस्ट कोलेटरल। यानी कि ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें कि आरबीआई बैंक को लोन प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, अगेंस्ट कोलेटरल यानी कि कुछ गिरवी रख करके और फिर वो लोन प्रोवाइड करता है। सोचिए थोड़ा उल्टा नहीं लग रहा है ये वाला, कि पिछले वाले में जो है सो लॉन्ग टर्म लोन के लिए बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे हुए दे रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं कर रहा है, मतलब उसमें गिरवी रख रहा है इसमें। तो रेपो रेट इसी को बोलते हैं और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है रेपो रेट। एंड देन है एमएसएफ रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.5%, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई प्रोवाइड ओवरनाइट या वन डे लोन टू बैंक। यानी कि ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है बैंक को एक दिन के लिए या सिर्फ एक रात के लिए, ठीक है, यही है। तो ये वाला जो है इसका है 6.5% ये चल रहा है, इसी को बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ रेट, ठीक है। इसमें जो है सो एक दिन के लिए ही बैंक को लोन प्रोवाइड किया जाता है। फिर हम लोग का एसडीएफ रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जो कि है 6% का। ये क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बैंक प्रोवाइड लोन टू आरबीआई विदाउट कोलेटरल, ठीक है। तो ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें कि बैंक प्रोवाइड करता है लोन टू आरबीआई, यानी बैंक प्रोवाइड करता है लोन किसको, आरबीआई को,
है ना? बिना किसी चीज़ को अपने पास रखे हुए, यानी बिना कोलैटरल के, यानी कि बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे हुए, ठीक है? तो इसमें उल्टा होता है, यानी कि बैंक लोन देता है आरबीआई को। इसके पहले वो जो हम लोग फर्स्ट वाले में पढ़े थे उसमें क्या था कि आरबीआई लोन दे रहा था बैंक को बिना किसी चीज़ को रखे हुए, और इसमें जो है सो उल्टा हो रहा है भाई, बैंक दे रहा है आरबीआई को, ठीक है? और ये है रिवर्स रेपो रेट, नाम से ही समझ में आ गया कि रेपो रेट का रिवर्स रहेगा, यानी कि इसमें जो है सो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक देता है, सॉरी लोन देता है आरबीआई को अगेंस्ट कोलैटरल, यानी कोलैटरल रख करके, ठीक है? इसमें रिवर्स रेपो रेट, और ये है 3.35%, ये फिक्स्ड है। तो रेपो रेट देख लिए थे, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है? ये दोनों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आए थे हम लोग इसमें, तो इसमें बस रेपो रेट को मान करके एसडीएफ रेट और बैंक रेट को प्लस माइनस किया जाता है, यानी कि रेपो रेट से अगर प्लस 0.25% बढ़ाते हैं तो वो बैंक रेट या एमएसएफ रेट हो जाता है, एंड अगर 0.25% से इससे कम करते हैं तो आपका एसडीएफ रेट हो जाता है, ठीक है? तो रेपो रेट जो भी रहेगा वो उसके अकॉर्डिंग जो है सो डिसाइड होगा कि ये बैंक रेट क्या होगा एंड एसडीएफ रेट क्या होगा, ठीक है? तो इसी से 0.25% बढ़ा के ये हो जाता है, 0.25% घटा करके ये हो जाता है। अब जो ये 1% 100 bps, ठीक है? bps का फुल फॉर्म क्या है? बेसिस पॉइंट्स। तो 1% इज इक्वल 100 bps का मतलब ये है कि क्वेश्चन जैसे पूछता है एग्जाम में कि ये बताइए कि रेपो रेट जो है सो अगर हमको बैंक रेट चाहिए होगा तो वो कितना, जैसे यहाँ पे तो परसेंटेज लिखा हुआ है ना कि कितना परसेंट ये बढ़ेगा, तो हो सकता है 100 बेसिस पॉइंट्स में भी पूछ ले। तो हमको यहाँ पे बस अगर 1% का वैल्यू 100 है, तो यानी कि अगर इसमें देखे जाए बीपीएस में, अगर बीपीएस के टर्म्स में पूछा जाएगा तो यहाँ पे 25 बीपीएस कहना है, और अगर इसमें पूछा जाएगा कि कितना घटेगा तो 25 बीपीएस घटेगा, ठीक है? तो इसीलिए इसको लिखा गया, तो 1% इक्वल्स 100 bps। उसके बाद रहता है एल ए एफ का फुल फॉर्म है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो कि 1998 में आया था, स्टार्ट हुआ था, एंड इसमें जो है सो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट को मतलब मैनेज किया जाता है, मतलब अगर बैंक के पास जितना भी लिक्विड है उसके हिसाब से था, रेपो रेट में रिवर्स रेपो रेट में इसमें चेंज किया जाता है, ठीक है? तो वही है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन में, ठीक है? तो जब व्हेन आरबीआई सेल एंड परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन मार्केट, ठीक है? तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो भी होते हैं तो उनको जब ये बेचता है या खरीदता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ, ठीक है? आरबीआई जब सेल करता है जो जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको जब वो बेचता है तो इसमें मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन घट जाता है, ठीक है? और आरबीआई जब अगर खरीदने लगता है, परचेज करने लगता है, तो मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन ये दोनों बढ़ जाता है, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे बैंक रेट, रेपो रेट और एमएसएफ रेट, अगर ये तीनों बढ़ता है, यानी ये तीनों क्या बताया था कि जिसमें आरबीआई लोन देता है आपको बैंक को, ठीक है? तो अगर ये सब रेट अगर बढ़ता है तो इसका मतलब है कि बैंक को जो है सो अब जो इंटरेस्ट है वो तो ज़्यादा पे करना होगा, है ना? जब इंटरेस्ट वो ज़्यादा पे करेगी तो इसका मतलब है कि लोन वो कम देगी लोगों को। जब लोन कम देगी तो मनी सप्लाई भी कम होगा, जब मनी सप्लाई भी कम होगा तो इन्फ्लेशन गिरेगा, ठीक है? तो ये जो 3 टर्म्स है, बैंक रेट, रेपो रेट और एमएसएफ रेट, ये तीनों अगर बढ़ता है तो लोन घटेगा तो मनी सप्लाई घटेगा, मनी सप्लाई घटेगा तो इन्फ्लेशन घटेगा, ठीक है? वहीं पर अगर एमएसएफ रेट या फिर सॉरी एमएसएफ रेट या रेपो रेट या बैंक रेट, ठीक है? ये तीनों अगर घटता है, यानी कि अब क्या है कि आरबीआई जो है सो अगर मान लीजिए कम
जो है सो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी बैंक से, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा। जब ज़्यादा पैसा रहेगा तो वो ज़्यादा लोन देगी, ज़्यादा लोन देगी तो ज़्यादा मनी सप्लाई होगा, ज़्यादा मनी सप्लाई हुआ तो इन्फ्लेशन होगा। तो बस इस पॉइंट पे यही है, जब अगर इन तीनों को बढ़ाते हैं तो ये घटेगा, घटेगा, घटेगा एंड देन इन तीनों को घटाते हैं तो ये बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है?